लोग नोटिस करते हैं, पहले तो मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करूंगी आपका। डॉक्टर आलोक जी, आप इस पे क्या कहेंगे? जिस तरह से निषादों का मुद्दा उठाया है केवटों और मल्लाहों के जरिए, अखिलेश यादव ने गंगा विलास क्रूज को और ये जो विलासिता की बातें, मतलब वो कह रहे हैं कि ये सब गलत है, ये जो असल पहचान है वो नहीं बन पा रही है, वो गंदी होती जा रही है, तो ये दूसरी कुछ चीजें दिखाना चाहते हैं। इसको किस तरह से आप ले रहे हैं? क्या वाकई में केवटों मल्लाहों का इशू एक बड़ा इशू है वहां पर, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश है जातीय समीकरणों को साधने की? देखिए सुषमा, मुझे लगता है कि विपक्ष का काम है उन चीजों को दिखाना जो रह जाए सत्ता पक्ष से। उसे केवल ये नहीं लेना चाहिए कि आलोचना करने के रूप में लीजिए। अगर कोई चीज रह जाती है, हम घर की सफाई करते हैं ना, काम वाली आती घर की सफाई करती है, हम उसे बताते हैं देखो यहाँ रह गया, यहाँ रह गया, तो जो हम बताते हैं कि यहाँ रह गया वो क्या गलत होता है क्या? विपक्ष अगर कुछ भी कहे तो ये कि क्योंकि वो विकास विरोधी है, वो लोगों के लिए सोच नहीं रहे, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष का अपना काम है। ये बात बिल्कुल सच है कि भाई बहुत बड़े बड़े क्रूज चलने चाहिए, लेकिन बहुत बड़े बड़े क्रूज से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? क्या जिन लोगों का रोजगार जाएगा वो रोजगार ज्यादा जाएगा या क्रूज से ज्यादा रोजगार मिलेंगे? जैसे किसी ने कहा कि जो गंगा में मछलियां पकड़ते लोग उनका क्या होगा? तो ये नहीं कह रहे कि क्रूज ना चले, मैं भी इसका बिल्कुल विरोधी नहीं हूं कि क्रूज ना चले, क्रूज चलना चाहिए। लेकिन जो पारंपरिक सदियों हजारों सालों से जो मल्लाह जिससे अपनी जीविका कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उस पर बड़ी बड़ी एमएनसीज का अधिकार हो जाए, बड़े बड़े पैसे वालों का अधिकार हो जाए। ये शक जाहिर करना ये विपक्ष का काम है, उसे करना चाहिए। ऐसा कि अखिलेश जी ने कह दिया है कि जो चीजें बहुत खराब है सरकार को सफाई दीजिए, सरकार सफाई दे, बताए कि हम जो करने जा रहे हैं उससे रोजगार सृजन होगा, और जो रोजगार पूर्व चल रहे थे वो रोजगार खत्म नहीं होंगे। दूसरा अखिलेश जी का बयान में देख रहा था, गंगा की सफाई को लेकर वो कह रहे हैं, वाकई क्या गंगा साफ हुई? 8 सालों से भारत सरकार जो गंगा की सफाई कर रही है, गंगा क्या पूरी तरह से आचमन लायक अभी भी हो गई है? कुछ देखिए, मैं ये नहीं तो गंगा साफ बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन 8 सालों में जितनी होनी चाहिए, जिसके लिए भारत सरकार ने एक अपना पूरा मंत्रालय बनाया, मिनिस्टर बनाया, इतने करोड़ रुपए उसने भी फूंक दिए जैसे कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने फूके थे। लेकिन क्या गंगा साफ हो गई? क्या गंगा वैसी होगी जैसे उसे होनी चाहिए? बीजेपी का तो एजेंडा रहा है ना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था बनारस जाकर के कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है। माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है, लेकिन माँ गंगा की क्या सफाई वो कर पाए हैं? अब अगर कोई बात कहता है तो वो हिंदू विरोधी है, संस्कृति विरोधी है, और वो तो बहुत खराब है। भाई मुझे समझ में नहीं आता कि क्या विपक्ष कोई भी बात कहेगा तो राष्ट्रद्रोही हो जाएगा विपक्ष, वो हिंदू विरोधी हो जाएगा, वो काशी का विरोधी हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना। फिर मतलब क्या चाहती है जो सत्तारूढ़ दल है कि कोई उसकी आलोचना ही ना करे, कोई प्रश्न ही ना उठाए, बस कहना भैया आपने जो कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर लोकतंत्र की जो आत्मा है, जो जीवटता है, वो खत्म नहीं हो जाएगी? क्या बीजेपी विपक्ष में थी तो वो कितने कामों का उसने तारीफ किया है? या 10 काम वो भी गिना दे। 10 रुपए सिलेंडर बढ़ते थे तो इस समय की जो स्मृति ईरानी रोडों में ऐसा तहे तवा मचाती थी कि जैसे 10 रुपए में नाने भारत नाने क्या हो जाएगा। वो विपक्ष में भूल गए क्या जो करते थे? तो इसलिए सरकारों को विपक्ष की आलोचना में, ईगो में नहीं आना चाहिए। विपक्ष अगर कोई बात कह रहा है तो उसकी समालोचना कीजिए, और अगर वो गड़बड़ है तो उसे ठीक करिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं विपक्ष गलत बोल रहा तो उसका अपना लॉजिकल जवाब दीजिए। ये कह के आप विपक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश मत करिए कि वो तो धर्म विरोधी है, वो जाति विरोधी है, वो गंगा विरोधी है, उन्होंने तो बहुत खराब काम किया था। इससे मैं सहमत नहीं। विपक्ष हमेशा हाँ, नहीं, अच्छी बात है कि विपक्ष इस तरह से अब तुरंत एक्टिव हो रहा है, लेकिन ये एकदम लास्ट मोमेंट पे एक्टिव हुए हैं। कल उन्होंने एक ट्वीट किया, आज वो ये बात रख रही है। पहले भी तो रख सकते थे कि हाँ, इससे लोगों का रोजगार छिन सकता है, अगर उनको ये डर है, ये कहीं संशय है, तो उस पर जवाब मांग सकते थे कि इसके लिए आपके पास क्या प्लान है। तो ये चीजें तो पहले भी हो सकती थी। अब लास्ट मोमेंट पे जब कल इनॉग्रेशन होना है तो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप ये सारी बातें कर रहे हैं, या एक दिन पहले आप ट्वीट कर रहे हैं, तो इससे क्या सिर्फ लोगों का भला हो जाएगा, या फिर हम इसे पॉलिटिकली जोड़े कि निषाद वोटर आपको बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, आपको उसकी जरूरत है, और इसलिए आप ये तमाम बातें कह रहे हैं? सुबह देखो, मेरा अपना ये मानना है कि ये विपक्ष की फेल्योर है। इसे बहुत पहले उठाना चाहिए। बीजेपी कितने बढ़िया तरीके से मुद्दे उठाती थी, ये मैं मानता हूं फेल्योर है। लेकिन सत्ता पक्ष ये कह के नहीं बच सकता कि लेट उठाया तो गलत उठाया। नहीं, ये तो हम कह ही नहीं रहे, सत्ता पक्ष की तो कोई बात ही नहीं है। मतलब एक जनरली कि अगर ठीक है, अगर ये एक बहुत अच्छा इंटेंशन है, अगर वाकई में केवटों मल्लाहों की या जो नाविक हैं उनके परिवार की जीविका की चिंता है, तो ये तो पहले बात उठानी चाहिए थी, पहले इस चीज को बड़ा इश्यू बनाना चाहिए था।
सुषमा देखो, एक बात समझ लीजिए, कोई भी नेता हो वो पॉलिटिकल, बगैर पॉलिटिक्स के तो सांस भी नहीं, तब ब्रीथ भी नहीं करता। अगर वो मल्लाहों की बात कर रहे हैं तो उसमें राजनीति के बगैर नेता और कहते वो राजनीति ना करे, वो अपने नियर एंड डियर की मृत्यु पे राजनीति कर लेते हैं। तो इंदिरा गांधी मरी थी तो राजीव गांधी को उनकी शहादत पे वोट मांगा गया, वो मिला नहीं था क्या? इसलिए या राजीव गांधी की हत्या हुई तो उसके बाद तो हत्या तक, मृत्यु को भी इनकैश करने के लिए राजनीतिक दल प्रयास करते हैं। ये तो मान लीजिए क्रूज चल रहा है। दूसरा, इस देश में एक फैशन आया विपक्ष के द्वारा, मैं उनके लिए भी कहूं, विपक्ष क्या करता है कि जो भी नए डेवलपमेंट के कार्य आते हैं उसको कहता है कि गरीब विरोधी है। अगर गरीब विरोधी है तो थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए उससे। जैसे अडानी का विरोध लोग बहुत करते हैं, अडानी, सब अडानी बनना चाहते हैं इस देश में, कौन पूछो किससे कौन अडानी नहीं बनना चाहता, लेकिन अडानी के पीछे विपक्ष पड़ जाता है। अडानी को क्या लेकिन अब एक चीज और है कि अब जब निषादों की बात उन्होंने की है, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, कभी फूलन देवी के जरिए या उनके जैसे उनके जो रिलेटिव थी वो अभी मैनपुरी में प्रचार कर रही थी, उनके सिस्टर थी आई थिंक, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, डिम्पल के लिए। तो जिस तरीके से वो निषाद समुदाय को टच करने या कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अखिलेश उसमें कामयाब हो पाएंगे अभी की स्थिति में? क्योंकि संजय निषाद जो है वो तो बीजेपी के साथ है और इस बार उनको मिनिस्टर बना करके योगी कैबिनेट में जो तमाम नाराजगी थी उसको दूर भी कर दिया गया पिछली बारी चुनाव के, विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि जब गंगा के किनारे के ही सारे जिलों को मैंने कवर किया था तो वहां पर ज्यादातर निषाद समाज के लोगों के बीच में मैं मिलती थी, बात करती थी, तो वो लोग नाराज थे कि कोई पद नहीं दिया गया केंद्र में, उनके बेटे को अनुप्रिया पटेल को मिल गया लेकिन उनके बेटे को नहीं मिला, स्टेट में भी कुछ नहीं मिला। तो इस बार वो नाराजगी भी दूर हो गई है 24 के पहले। तो क्या ये इतना आसान है कि निषाद समुदाय को अट्रैक्ट कर पाए अखिलेश, जबकि ये सेंटिमेंट है कि डॉक्टर साहब ही सब कुछ है? ये उस समुदाय के सेंटिमेंट को जितना मैंने भापा जो 24-25 जिले में गई। देखिए सुषमा, ये एक राजनीति का एक नियम होता है फंडामेंटल, कि वो प्रयास करता रहता है। बीजेपी ने भी पहले सवर्णों की पार्टी थी ना, फिर ओबीसी की पार्टी हुई तो अपने प्रयास से हुई। अखिलेश यादव अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं। एक्चुअली बीजेपी का जो एक्सपेंशन हुआ है उसमें सारे दलों को उसने डेंट पहुंचाया, वो एससीज में भी, वो ओबीसी में बीजेपी एक्सपेंड कर गई है। अब ये लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि एक एक वर्ग को अपने साथ जोड़ दोबारा वापस लाया जाए। तो जो विपक्ष में है वो अपने एक्सपेंशन के लिए स्वाभाविक प्रयास करेगा। जो आपको प्रश्न है कि कितने सफल होंगे, देखिए जब पार्टी को, कोई भी पार्टी अगर सत्ता में रहती है उसके साथ एक वोट बैंक जुड़ गया है, उसका व्यक्ति, उसका रिप्रेजेंटेशन है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि बड़ी मात्रा में वो विपक्ष में डेंट कर पाए। लेकिन विपक्ष लगातार एक प्रयास करता रहता है। जैसे जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो उसने लगातार एक प्रयास किया था। तो अब ये विपक्ष की मैं खूबसूरती मान रहा हूं कि उसे वो वर्ग वोट मिले न मिले, लेकिन अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर वोट कैसे मिलेगा? लेकिन अभी मैं बीजेपी से निकल करके निषाद वोट सपा में बड़ी मात्रा में जाएगा ऐसी गुंजाइश मैं कम देखता हूं। लेकिन इसकी वजह से अखिलेश यादव कोई प्रयास ना करे तो फिर उनके पास तो बिल्कुल ही कोई नहीं जाएगा। बिटिया, अगर पत्नी नाराज होकर मई के चली जाए तो पति को मनाने का प्रयास तो करना पड़ता है ना, नहीं तो और नहीं आएगी वो। तो इसलिए सुषमा, अखिलेश जी जो प्रयास कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जो आपने कहा कि बहुत लेट प्रयास किया, मैं मानता हूं कि विपक्ष अभी बीजेपी से कुछ सीख रहा है। विपक्ष अभी भी ढीला है, अभी भी उस तरह से एग्रेशन मोड में नहीं आया जैसा बीजेपी जो है 2017 के पहले एग्रेशन मोड में थी भारत में, उत्तर प्रदेश में भी, या 2014 के पहले एग्रेशन मोड में थी। तो जो विपक्ष है उससे भारतीय जनता पार्टी के मतलब तत्कालीन विपक्ष से सीखना चाहिए कि तिल का ताड़ कैसे बनाया जाए। विपक्ष का काम है छोटी से छोटी बात को बड़ा से बड़ा कहना। जैसे अभी क्रूज की बात आई कि क्रूज चलेंगे तो लोग रोजगार चले जाएंगे, क्या इसके लिए अखिलेश यादव ने कोई बताया डेटा? वो क्यों? क्योंकि विपक्ष का काम नहीं डेटा बताना, ये काम सत्ता पक्ष का है, वो बताए। विपक्ष का काम है संभावित प्रश्नों को उठाना, बस उसका चुपचाप बैठ जाना, जिसको जो समझना वो समझेगा। अब मान लीजिए अखिलेश यादव ने बयान दिया, अभी किसी और मुख्य विपक्षी पार्टी की तरफ से, अभी जेडीयू ने केवल इस पे ऑब्जेक्शन किया। जेडीयू के लल्लन सिंह ने बोला कि हम बिहार नहीं जाने देंगे, मतलब वहां रोक लेंगे रास्ता इस क्रूज का, और इधर अखिलेश यादव ने, उसके सिवाय और किसी ने इसके खिलाफ ऐसी आवाज नहीं उठाई इस तरह से कि 2 दिन लगातार इतना मुखर विरोध करना है। किसी और ने नहीं किया। संदीप जी, इसके पीछे क्या वजह है? कि वो विपक्ष का काम है कि भाई आपने जो योजनाएं घोषित की हैं या जो जिसकी भी बात आप कर रहे हैं, चाहे वो पर्यटन, हाँ लोग, ये मुझे लग रहा है, हाँ आवाज चली गई है सुषमा जी की।
तो जी जी हाँ, जवाब सुषमा दीजिए आप आलोक जी इस पे। जी जी सुषमा जी का ये समझौता कहना था कि क्या नीतीश कुमार फिर से इस समय विपक्ष के लिए धुरी बनेंगे। मुझे लगता है कि जो हाँ व्यक्ति 45 सीटें विधायक 40-45 सीटें जिसकी बिहार विधानसभा में हो, वो हाँ, व्यक्ति मुख्यमंत्री अखिलेश बन गए। यादव से हाँ बना, और वो अखिलेश यादव से कैसे बढ़ा सकता है? उसके पास तो 100 से ज्यादा सीटें हैं। तो जब कोई सही व्यक्ति 100 से ज्यादा सीटें लेके 109 या 111 सीटें अखिलेश यादव की इंडिपेंडेंट अपनी खुद की है, तो अखिलेश यादव तो दुगने से ज्यादा सीटें लेकर के बैठे हैं जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। तो नहीं वो नहीं क्यों तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे? हम बनेंगे ना, हम में क्या कमी है? तो यही तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि 24 में ये कैसे तय होगा कि मुख्य विपक्षी दल का नेता कौन होगा। अखिलेश होंगे, नीतीश कुमार होंगे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, जेबी पटनायक साहब, या कोई और। तो ये जो 31 को तेलंगाना के राहुल गांधी चंद्रशेखर अपनी, राव, हाँ तेलंगाना के चंद्रशेखर चंद्रशेखर राव, हाँ चंद्रशेखर राव, राव। तो ये सारे में सबसे बड़ी समस्या तो यही हो रही कि 24 में इनके विपक्ष का मुख्य विपक्षी नेता कौन होगा। सबसे पहले तो ये तय कर लें, और मुझे लगता है उसी सिलसिले में राहुल गांधी जो 31 को अपनी भारत यात्रा की समाप्ति की घोषणा जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, उसीलिए मुझे लगता है ये न्योता दे रहे हैं। और लोग अब कितने लोग पहुंचते हैं उससे भी मुझे लगता है काफी तस्वीर साफ हो जाएगी आलोक जी। और मैं चाहता हूं कि इस विषय पर भी आप थोड़ी सी अपनी दृष्टि डालें कि क्या 24 में कोई एक नेता विपक्ष का होगा, या ऐसे ही घालमेल चलती रहेगी। मेरा अपना मानना है कि ये भानुमति का गुनबा है, इधर कहीं का रोड़ा कहीं और का, जो एक कहावत है वही है, नहीं हो जी सकते। जी क्योंकि कई बार नहीं हमने हो देखा सकते ना। साउथ में, एक बार विपक्ष के कई नेता एक बार हाँ इकट्ठा हुए थे, जिसमें 16-17 दलों हाँ, के नेता इकट्ठा हुए थे, लेकिन वो टाटा फिस हो गया, जुड़ चला और खत्म हो गया। अब तो क्या कल का आपको मामला याद होगा, गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड मिला है उस पे जी जी देखिए जी आंध्रा के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि आंध्रा के भाई जो अवार्ड तो पूरे भारत को मिला ना, भारत को मिला है, जो बिल्कुल संगीत के बिल्कुल क्षेत्र में भारत को। तो आप अगर इस तरह का ट्वीट करेंगे तो ये तो अखंड भारत की बात की जा रही है। और आप कह रहे हैं बिल्कुल। कि नहीं, ये आंध्रा और तमिल तमिल भाषा के लिए बहुत गर्व की बात है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये बयान विवादास्पद होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या नरेंद्र मोदी का मुकाबला विपक्ष 24 में कर पाएगा? तो मुझे तो नहीं इसी पे मेरा संशय लग रहा है जी कि क्या। जी मेरा सर ये मानना है कि विपक्ष पहले ये तय कर ले कि उनका नेता कौन होगा। और देखिए, जनता इस समय हाँ जो बदलाव आया पिछले एक दशक में, जनता जी चीजें क्लियर मैसेजिंग चाहती है। क्लियर क्या, हाँ एकदम। अगर जी जी मोदी जी सत्ता पक्ष की तरफ से है, तो विपक्ष की तरफ से पता चला 10 हाँ लोग में जो मुझे जीतेगा वो बनेगा। हाँ मुझे भी लग रहा है कि मोदी के जो विक्ट्री जो परसेंटेज रहा है उसमें एक बड़ा संदेश ये रहा है कि मोदी ही सर्वमान्य नेता रहे हैं। बीजेपी या अलायंस की जो भी एनडीए यूपीए की जो अलायंस, अगर यूपीए अगर अपना अलायंस तय करके नहीं बता पा रहा है कि उसका नेता कौन होगा, तो ऐसे में आप 24 की लड़ाई नरेंद्र मोदी या बीजेपी इतनी बड़ा जिसका बिल्कुल। देखिए, विपक्ष का काम है, जनता ये चाहती है लोकतंत्र में कि विपक्ष सजग रहे। विपक्ष का मतलब है कि सरकार अगर जनता के लिए कुछ बेहतर नहीं कर रही है, तो विपक्ष जब कुछ कहता है तब जनता की तरफ से कहता है। सत्ता पक्ष जो करती है जनता के लिए करती है। तो दोनों में संतुलन, लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। अभी तक हमने देखा पिछले 5-6 सालों में विपक्ष उस तरह से काम नहीं कर पाया। मतलब विपक्ष मतलब तो सबसे बड़ी पार्टी है अखिलेश यादव, क्यों? क्योंकि वो शायद अपने आप को एक नेता के रूप में एस्टेब्लिश करने में लगे, सपा पार्टी के नेता के रूप में। लेकिन जब उन्होंने पारिवारिक समस्याएं सुलझा ली हैं, शिवपाल जी के साथ उनके चीजें ठीक हो गई हैं, तो अब उनको लग रहा है कि अब हम सपा के एक एस्टेब्लिश नेता हो गए हैं। अब हम उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभाने में ज्यादा फोकस कर पाएंगे। और अखिलेश यादव जो भी ये मुद्दे उठा रहे हैं, इन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा अच्छी तरीके से काम करने की चुनौती रहेगी। और अखिलेश यादव समय समय पर नोटिस किए जाएंगे। जनता सब देखती है सत्ता पक्ष द्वारा किए गए अच्छे काम और गलत काम, और विपक्ष द्वारा उठाए गए उनके मुद्दे। फिर चुनाव के समय में जनता यह तय करती है कि वो किसके करीब अपने आप को पाती है, किसने उसके लिए 5 साल संघर्ष किया, या 5 सालों में किसने उसके लिए बेहतर कार्य किया। तो इसलिए विपक्ष को संघर्ष करना ही पड़ेगा। और कम से कम ये एक अच्छा साइन देख रहा हूं कि कम से कम अखिलेश यादव जो है संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तो पिछले जो पहले 5 साल थे उसमें अखिलेश यादव को मैं संघर्ष करते हुए ज्यादा नहीं देख पा रहा था। लेकिन अब अखिलेश जी कम से कम गियर में आए हैं। मैं कहूँ अगर उनका गियर पड़ गया, उनकी गाड़ी चल पड़ी है, और
उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए मैं संकेत सुलभ मानता हूं, अच्छा संकेत मानता हूं। तो विपक्ष सरकार को बार बार सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करे। अगर सरकार कुछ गलत काम करती है तो विपक्ष उसकी आलोचना करे, और अखिलेश यादव जी ये काम तो बेहतर तरीके से इस समय कर रहे हैं। जी सुषमा जी। अच्छा सर, लास्ट कमेंट आपका भी चाहूंगी। संदीप सर कहना चाहते थे, आप उससे कंप्लीट कर ले तो ताकि हम खत्म करें। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये परिवर्तन सपा में क्यों आया है। तो मैंने बार बार कहा था मैनपुरी चुनाव में कि शिवपाल जी के बगैर कमजोर सपा और शिवपाल जी के साथ मजबूत सपा। तो आप देखेंगे कि जैसे ही शिवपाल जी मिले, मेरी वो भविष्यवाणी सही निकली। ये जो स्ट्रेटजी है, देखिए शिवपाल जी सपा को खड़ा करने वाले प्रमुख रहे, मुलायम सिंह के हनुमान रहे, और उनके पास 28 से 30 साल का संगठन का अनुभव है, उनके पास वो शक्ति है। और आप देखिए कि उस शक्ति और उस अनुभव का लाभ समाजवादी पार्टी को तुरंत मिलना शुरू हुआ। मैनपुरी चुनाव में बहुत ऐतिहासिक विजय के रूप में भी, और समाजवादी पार्टी की सक्रियता के रूप में भी। आप देखिए अभी बहुत चीजें हमें नहीं पता चल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने चूल्हे कस रही। और अखिलेश यादव क्या है, वो अब संगठन के काम में शिवपाल जी ज्यादा आगे से बढ़ रहे हैं, और अखिलेश यादव अपने आप को बीजेपी के साथ लड़ते हुए चेहरे के रूप में दिखाई दे रहे। देखिए पार्टी चलाने के लिए एक व्यक्ति सब नहीं कर सकता। एक दुनिया के बहुत बड़े चिंतक वो कहते हैं कि सत्ता का उपभोग अकेले नहीं किया जा सकता, और इसी को मैं अपने शब्दों में कहता हूं कि सत्ता में भी अकेले नहीं आया जा सकता। सत्ता में आने के लिए आपको बहुत बड़ी टीम चाहिए, अनुभवी लोग चाहिए। तो क्या अखिलेश यादव जी के साथ जो शिवपाल जी आए हैं, उसका प्रभाव अखिलेश यादव जी के कॉन्फिडेंस में, अखिलेश यादव जी के विचारों में, मैं नहीं कह रहा हूं अखिलेश यादव जी शिवपाल जी के बगैर कुछ कर ही नहीं पाते, उनके बगैर भी 111 सीटें लेकर के आए, लेकिन उनके आने के बाद उनकी मारक क्षमता समाजवादी पार्टी की, उनकी गतिशीलता में तीव्र वृद्धि होती हुई मैं दिखाई देता हूं, और समाजवादी पार्टी एक्शन जो है और तेज लेगी। आने वाले समय में आपको बड़े आंदोलन भी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे सकते हैं। चलिए, तो इसी सवाल के साथ